अलावा एक और पुल टूटा है क्या कोई आसपास का? अभी वो जो नीचे को पानी जहाँ जहाँ बढ़ रहा है, क्योंकि पानी काफी ज्यादा है, तो जो छोटे छोटे जो पुल है पानी को उसके चपेट में आ रहा है, वो उसके टूटने की संभावना है जी। छोटे छोटे टूटे हैं। जी अनिल जी, कोई जानमाल के नुकसान की जानकारी अभी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ जान माल का नुकसान हुआ। कितना अनुमान? क्योंकि सर हमारे साथ जो लगातार जानकारियां हमको मिल रही है, करीब 150 लोगों की जानकारी स्थानीय प्रशासन के पास है कि ये लोग मिसिंग हैं। हाँ, जो वहाँ पे कर्मचारी काम करते थे तो उनका डिटेल लिया जा रहा है, परंतु अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। परंतु जो लोग काम कर रहे थे वहाँ, वो मिसिंग हैं। जो दर्शक आपको अभी सुन रहे हैं और इलाके से हैं, वो कौन कौन से इलाके आप कहेंगे अनिल जी जो कि अलर्ट पर रहे गढ़वाल के? ये हमारी जो तहसील जोशीमठ है उसका पूरा एरिया, तपोवन है, रैणी है, उसके बाद नीचे को चमोली हो गया, फिर मैठाणा हो गया, फिर कर्णप्रयाग हो गया, इधर रुद्रप्रयाग हो गया, फिर इधर नीचे श्रीनगर हो गया, और इससे लेके फिर नीचे हरिद्वार तक सभी जगह अलर्ट पे हैं। जी, इसके साथ साथ कब तक हम माने कि कुछ रफ्तार पानी की कम हो जाएगी, क्योंकि पीछे से पानी अभी भी लगातार उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है ग्लेशियर टूटने के बाद भी? हाँ, अभी मान के ही चल रहे हैं कि एक आध घंटे में पानी की रफ्तार चेंज हो जाएगा, कम होने की संभावना है। तो हम ये माने अनिल जी कि जब पानी ऋषिकेश पहुंचता है तो उसकी रफ्तार ठीक ठाक हो जाएगी, मतलब ऐसी हो जाएगी जिसकी तबाही की कोई आशंका ना हो? पहुंचने तक नॉर्मल हो सकता है। वैसे पानी का जो फ्लो है उस पे नजर रखी जा रही है। हाँ। हमारी टीम उसके पैरेलल ही चल रही है और अवेयर करते हुए चल रही है, और हम रेगुलर इसके टच में है। हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट का डिस्ट्रिक्ट सेल है वो भी एक्टिव है, और सभी संबंधितों को, जिला स्तर के अधिकारियों को, उस पे सभी को लगा दिया गया। अनिल जी, जो राहत और बचाव कार्य है सड़क से बाधित तो नहीं हुआ है? कोई हाईवे, कोई रोड बाधित तो नहीं हुई है? ऐसा तो नहीं? जो हाईवे टूटा है उसके बाद, वो ये जहाँ पे घटना हुई है उसके बाद के गांव हैं, तो वो गांव इस नदी के चपेट में नहीं आएंगे। मतलब कि जोशीमठ मलाड़ी हाईवे को नुकसान हुआ है? हाँ, जोशीमठ मलारी हाईवे का ही पुल टूटा है, लेकिन जो पुल टूटा है उसके बाद के जो गांव हैं वो इस बाढ़ की चपेट में नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, आप जुड़े हमारे साथ। एडीएम अनिल चनियाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस तरह के माहौल में बहुत मुश्किल होता है अधिकारियों के लिए फोन पर बात करना, लेकिन एबीपी न्यूज ये कोशिश कर रहा है कि मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय प्रशासन तक आप सुने लोगों की बात और समझें कि दरअसल इलाके में इस वक्त हालात क्या हैं। अब इस बात की पुष्टि लगभग हर तरफ से, चाहे वो एडीएम हो, चाहे वो हमारे साथ एसडीआरएफ की रिद्धिमा जी जुड़ी थी, वो बता रही हूँ, वो कह चुकी हैं कि करीब 150 लोगों के गायब होने की तस्वीरें हैं। ताजा तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की हमारे पास जैसे आ रही है हम आपके सामने वैसे ही रख रहे हैं, लेकिन अब जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो भीषण और डरावनी इसीलिए है कि करीब 2-2.5 घंटे बाद ऐसा अनुमान है कि पानी की रफ्तार कम हो जाएगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, एबीपी न्यूज हेल्पलाइन नंबर भी लगातार आपको दिखा रहा है, ताकि किसी भी हाल में आप किसी तरह की अफवाह के शिकार ना हो। हालांकि ये बात सही है कि चमोली के एडीएम ने भी इस बात को स्वीकारा है, और हमारे साथ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सीईओ भी जुड़ी थी, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि 150 लोग गायब हैं। अगर ये बात सही है तो फिर ये बहुत ज्यादा भीषण और डरावनी स्थिति पैदा हो रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन 9:45 बजे के आसपास अचानक ग्लेशियर टूटने के बाद जो गुबार पानी का बढ़ा, उसकी रफ्तार अभी तक कम नहीं हुई है। आप समझिए 2.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया, करीब 3 घंटे को हैं, लेकिन पानी की रफ्तार रुक नहीं रही है। जैसे जैसे पानी आगे बढ़ रहा है, स्थानीय प्रशासन को अलर्ट पर रख दिया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि ऋषिकेश तक जब तक ये पानी आएगा तो पानी की रफ्तार ऐसी नहीं होगी जो इतनी तबाही मचाए, लेकिन हम आपको फिर भी बार बार अलर्ट कर रहे हैं कि अगर आसपास आप रहते हैं, आसपास आपका इलाका है, तो तुरंत इलाके को खाली कर बिल्कुल सुरक्षित स्थानों पर अपने परिवार के साथ पहुंचे। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त।
हर तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में भीषण तबाही की तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड आपदा को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं 1070 और 955744444666। ये हेल्पलाइन नंबर। पुराने वीडियो से अफवाह ना फैलाने की अपील उत्तराखंड प्रशासन कर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ साथ एबीपी न्यूज भी लगातार जब से हम इस खबर पर बने हुए हैं, जब तक हमें औपचारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल रही, हम वो जानकारी आपके साथ साझा नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसे हालात में कैओस पैदा होता है, ऐसे हालात में असमंजस की स्थिति पैदा होती है और किसी भी हाल में आपको किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। कुछ देर पहले एबीपी न्यूज के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे पहले जुड़े, उसके बाद उन्होंने बाकी मीडिया चैनल से बात करी। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले मुख्यमंत्री से क्या बात की, सुनिए। नुकसान हुआ है लेकिन उसका भी सही अनुमान दे पाना कठिन है, क्योंकि वहां पर प्रोजेक्ट का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन मानव हानि भी वहां पर हो सकती है अभी, क्योंकि ये स्थान और वहां पर जो जैसा मुझे अभी जानकारी मिली है स्थानीय लोगों से, वो वहां पर 2 पुल भी वहां पर बह गए हैं। तो मैं भी अब निकल रहा हूं, मैं बिल्कुल इस समय हेलीपैड पर ही हूं जी, और मैं निकल रहा हूं वहां के लिए। जी मुख्यमंत्री जी, हम समझ सकते हैं आप भी अलर्ट पर होंगे, काम में होंगे, माफ कीजिएगा, आपका बहुत कीमती वक्त एबीपी न्यूज ले रहा है। हम इसलिए आपसे बात कर रहे हैं ताकि वहां के आसपास के जो लोग हैं या उनके जो परिजन दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, देश के बाकी इलाकों में रहते हैं, वो घबराएं ना। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप पुख्ता तौर पर हमको बता दें, पावर प्रोजेक्ट में जब काम चल रहा था, कहा जा रहा था कि बैराज में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, जब पानी का गुबार आगे बढ़ा और अपने साथ मजदूरों को लेके बह गया, ऐसी कोई जानकारी आपके पास क्या? ऐसा है कि ये संभावना है पूरी अभी, क्योंकि वहां पर अभी पहुंच नहीं पाया है कोई। जो स्थानीय लोग हैं वही वहां पर हैं और हमारे जिलाधिकारी भी वहां पर रास्ते में शायद अब तक हो सकता है पहुंच गए हों। वहां पर हमने एक हेलीकॉप्टर भी वहीं पर रेस्क्यू के लिए खड़ा किया है जोशीमठ में। जोशीमठ से ये 5-7 मिनट की डिस्टेंस है केवल, तो वहां पर एक हेलीकॉप्टर हमने अलर्ट किया है। एनडीआरएफ को भारत सरकार से हमने बात कर लिया है, गृह सचिव से, और हमारी एसडीआरएफ वहां रवाना हो गई है। तमाम जो जिले, जो अलकनंदा का जो रूट है उस पर, वहां पर जो हमारे राफ्टिंग कैंप है उनको सबको हटा दिया गया है, और जो वहां पर हमारे रेलवे का काम चल रहा है उनको सबको हटा दिया गया है, और सब जगह अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी इधर आसपास न रहें, दूर रहें, सतर्क रहें। जी त्रिवेंद्र सिंह जी, इसके अलावा ये जानकारी, जोशीमठ मलाड़ी हाईवे को क्या कोई नुकसान हुआ है या वहां आवाजाही बंद है क्या? क्योंकि सैलानी भी बड़े स्तर पर औली पहुंचते हैं। जी सर बताएं। देखिए अभी जो मलारी जो हुए है, निश्चित रूप उसी पर पुल बंद पड़ते हैं बीच में जी, तो अभी ऑथेंटिकली कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि गुबार बहुत ज्यादा था ग्लेशियर का, तो उसको देख पाना भी नहीं था, लेकिन कुछ वीडियो में दिख रहा है कि कुछ भारी भरकम चीज बह रही है जी। तो अभी अनुमान ही किया जा सकता है, लेकिन हमारी वहां पर सब फोर्स हमारी वहां पहुंच गई है। तो उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव के ऊपर वाली गली से ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर इतने भयानक रफ्तार के साथ आगे पानी को लेकर बढ़ा। देखिए अब निचले इलाकों में पानी आ रहा है तो बाकी दिनों के बनस्पत जलस्तर ज्यादा है। ये जो गुबार है पानी का, ये ऐसा है जिससे कि आसपास देखिए जो घर हैं उनकी दूरी काफी कम है। पहाड़ में जब पानी आगे बढ़ता है उसकी रफ्तार कब अचानक बढ़ जाए और कितना गुबार लेकर वो आगे बढ़ जाए और फिर किस तरह से वो आसपास मौजूद रिहायशी इलाकों को, अगर छोटे मोटे घर हों, उनको अपने साथ लेके बढ़े, कुछ नहीं कहा जा सकता। बता दें आपको, धौलीगंगा ग्लेशियर की तबाही के साथ तपोवन में बैराज को भी काफी नुकसान हुआ है। प्रशासनिक लेवल वहां पर पहुंचा है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय निवासी, इसके अलावा स्थानीय प्रशासन, आईटीबीपी सबने मोर्चा संभाल लिया है। अभी पूरी तौर पर पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ इस बात की जानकारी अब दी जा चुकी है कि करीब करीब 150 लोग गायब हैं। हमारे साथ रणवीर लगातार बने हुए हैं सुबह से। रणवीर, जो बात एसडीआरएफ, एबीपी न्यूज के साथ जुड़ा, एडीएम जुड़े, मुख्यमंत्री जुड़े, अब लगभग हर कोई ये बात कंफर्म कर रहा है कि 150 लोग तो मिसिंग हैं ही, आगे कुछ नहीं कहा जा सकता।
देखिए, अभी कुछ कह पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उस जगह को समझिए। जब आप दिल्ली से निकलते हैं और हरिद्वार होते हुए आगे जाते हैं तो कर्णप्रयाग आता है, और कर्णप्रयाग से फिर अचानक से ऊंचाई बढ़ती है, जोशीमठ आता है जो चमोली जिले का हेडक्वार्टर है। जोशीमठ से जब हम चीन बॉर्डर की तरफ यानी कि आगे बढ़ते हैं तो करीब 100 किलोमीटर चीन बॉर्डर है जोशीमठ से, और 65 किलोमीटर मलारी है। मलारी वो पॉइंट है जहां सिविलियन जा सकता है, और ये इलाका बेहद दुर्गम है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, और आप ये समझिए कि उन ऊंची पहाड़ियों पर काट काट के पहाड़ों को रोड बनाया गया, और उसके नीचे नदियां बहती हैं जो पहले से ही बहुत ज़्यादा फ्लो में होती हैं। और ऊपर का जो इलाका है वो इलाका बर्फ़ का इलाका है। इस वक्त बर्फ़ चूंकि पड़ रही है और पड़ भी चुकी है काफ़ी, तो ऊपर जो है बर्फ़ जमी होती है। कई जगहों पर पहाड़ के ऊपर ग्लेशियर होते हैं जो पिघल कर झील बन जाते हैं। तो वही जब झील फूटता है तो उसको ग्लेशियर फटना कहते हैं, और वो जब पानी का फ्लो नीचे आता है तो अगर आप समझिए कि जो ग्लेशियर फूटा है वो जब नीचे आना शुरू होगा तो ऊपर से ढलान पानी का नीचे होगा, और पानी का जो फ्लो होगा वो बहुत तेज़ होगा। यही 2013 में हमने केदारनाथ में देखा था, जब चौड़ाबाड़ी में ग्लेशियर फटा था और नीचे मंदिर की तरफ आने के बाद गौरीकुंड और उसके बाद काफ़ी नीचे तक पानी गया था, नुकसान बहुत हुआ था, हज़ारों लोगों की मौत हुई थी। कुछ ऐसा ही, हम हालांकि कंपेयर नहीं कर रहे हैं कितनी बड़ी केदारनाथ की आपदा से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि अभी रणवीर हमारे साथ बिजनौर के डीएम रमाकांत पांडे जी जुड़ गए हैं। डीएम साहब, आपके पास कोई जानकारी, आप लोग भी अलर्ट पर कर दिए गए हैं? देखिए, चमोली में जो घटना हुई है उसके आने में नदी में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन नदी के किनारे के सारे गांवों को अलर्ट कर दिया गया है एंड वी आर ऑन द वॉच। जो बिजनौर बराज है उसमें भी ऑफिसर्स को ये कह दिया गया है कि नदी का बढ़ने न पाए और वो गेट खोल दिए जाए, खुले रहेंगे। तो इट टेक सम टाइम फॉर द वाटर टू रीच दिस प्लेस, थोड़ा वक्त लगता है ऊपर नीचे पानी आने में, लेकिन अलर्ट पर नदी के किनारे के सारे गाँव को कर दिया गया है कि अनावश्यक नदी के जाए और ध्यान रखें, नदी का पानी बढ़ सकता है। जी रमाकांत जी, कितने गांव इसके आसपास आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये भी जानकारी कृपया दीजिएगा कि बिजनौर बैराज में पानी कब तक पहुंच सकता है और उसकी रफ्तार कितनी हो सकती है? तब तक तो रफ्तार कब हो जाएगी? हमारे जिले में तकरीबन 23 गाँव आते हैं, तो उनको अलर्ट कर दिया गया है और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हमारे यहाँ आने से पहले ये जो हरिद्वार का बराज है वहाँ की सूचना हमको मिल जाएगी और वहाँ उसके बाद भी हमारे पास कम से कम 8-10 मिनट रहेगा। तो पहले हरिद्वार बराज पर पानी पहुँचेगा, उसके बाद हमारे यहाँ पानी पहुँचने की सूचना रहेगी, तो हमारे पास टाइम रहेगा। बट वी आर ऑन द अलर्ट, एडवांस अलर्ट हम लोगों ने कर दिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप जुड़े हमारे साथ। रमाकांत पांडे, डीएम बिजनौर जुड़े। उन्होंने कहा कि 23 गांव हमारे इलाके में आते हैं, हमारे जिले में आते हैं और 23 गांव को अलर्ट पर रख दिया गया है। बिजनौर बैराज में पानी पहुंचने में वक्त लगेगा, उससे पहले हरिद्वार बैराज में पहुंचेगा पानी। हरिद्वार बैराज में पानी की रफ्तार क्या होगी, पानी की ऊंचाई कितनी होगी, कितना नुकसान पानी आगे पहुंचा सकता है, वो अपडेट क्योंकि बिजनौर बैराज को वहीं से मिल जाएगी, फिर आगे उस लेवल पर काम कर दिया जाएगा। लेकिन वक्त से पहले उत्तर प्रदेश के वो इलाके भी अलर्ट पर आ चुके हैं जो कि जाहिर तौर पर ये वो इलाके हैं जो प्रभावित हो सकते हैं इस पानी से। उत्तराखंड के चमोली जिले के ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही की तस्वीर लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। अलग अलग एंगल से अभी तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि देखिए अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें जगह का फैलाव ज्यादा है, तो आपको लग रहा होगा कि पानी कम है, लेकिन पहाड़ के हिस्से अलग अलग तरह से होते हैं। कहीं पानी के लिए जगह ज्यादा होती है तो पानी फैल जाता है, आगे अगर पानी के लिए जगह कम होगी तो पानी फिर ज्यादा गुबार लेकर कम जगह में रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है। इसीलिए करीब 150 लोगों के गायब होने की खबर है। ऋषिगंगा डैम में उस वक्त काम चल रहा था, क्योंकि ऋषिगंगा और धौलीगंगा दोनों ही बांध टूटने की जानकारी हमारे पास थी, तो हमने कंफर्म किया और हमारे पास जो जानकारी है पुख्ता तौर पर ऋषिगंगा बांध टूटने की है। धौलीगंगा बांध टूटा है कि नहीं टूटा है पुख्ता तौर पर अब इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा बीआरओ का एक भारी पुल, बीआरओ ने एक भारी पुल यहाँ बनाया था कुछ दिन पहले ही, वो भी टूट चुका है, ऐसी भी जानकारी आ रही है। बीआरओ का पुल टूटा है, ऋषिगंगा नदी का जो पुल है वो टूटा है। तपोवन की डैम साइट एक तरह से वॉश आउट हो गई है। रणवीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर, ये जो बातें आ रही हैं निकलकर, तपोवन की डैम साइट वॉश आउट हो सकती है, खुद एसडीआरएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास 150 लोगों के मिसिंग यानी कि गायब होने की खबर है। इस हिसाब से तो ये बहुत भीषण आपदा निकल कर आ सकती है।
जी देखिए, आपको बताएं कि तपोवन वो जगह है जो जोशीमठ से जब आप मलारी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो तपोवन नाम की जगह आती है। करीब 12 किलोमीटर आगे होगा और तपोवन में एक पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। मैं कुछ महीनों पहले वहाँ जब गया था, उस इलाके में बड़ी संख्या मजदूरों की थी जो वहाँ मौजूद थी, काम कर रही थी। और वहाँ से जब तपोवन से आप देखेंगे तो पहाड़ी जो आगे की तरफ जाती है वो नीचे जब पानी वहाँ से फ्लो आएगा तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और उसके बाद चूंकि जोशीमठ जो जगह है वो ऊंचाई पर है, लेकिन तपोवन जो है वो नीचे की तरफ आता है। और अभी आपको बताएं जो लेटेस्ट अपडेट है कि जोशीमठ में प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए अनाउंसमेंट्स कराए हैं। और साथ ही जो निचले इलाके हैं, जो ऐसे गाँव हैं जो नदियों से ज़्यादा करीब हैं, उन गाँवों को कहा गया है कि वहाँ के लोग 200 फीट या 250 फीट ऊपर चले जाएं। यानी कि जितना पहाड़ पे ऊपर रहेंगे, लोगों की जान बचानी पहली प्रायोरिटी है। तो प्रशासन अभी फिलहाल लोगों का रेस्क्यू करने के साथ जो लोग निचले हिस्से में हैं, और आपको बताएं कि जब जोशीमठ से आगे बढ़ेंगे कर्णप्रयाग, वो पूरा इलाका ढलान का है और ढलान की तरफ जो नदी आती है वो नदी के आसपास जितने भी ऐसे गांव हैं जो चपेट में आ सकते हैं, उन सभी गांवों को वेकेट करने के लिए प्रशासन अभी कोशिश कर रहा है। लोग पहुंच रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश हो रही है। और जो ऊपर इलाका है, जो मलारी की तरफ का इलाका है, उस इलाके में छोटे छोटे गांव हैं और आबादी बहुत कम है। और इस वक्त जब बर्फबारी होती है तो लोग 6 महीने के लिए नीचे आ जाते हैं, यानी कि करीब अक्टूबर में लोग नीचे आ जाते हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि ऊपर की तरफ लोग बहुत कम होंगे, लेकिन जो तपोवन है और उसके नीचे आबादी बहुत ज़्यादा है। और जोशीमठ के बाद जो निचला इलाका है वहाँ पर भी गांव है और उनमें आबादी ठीक ठाक है। तो फिलहाल जो फोकस है वो इसी इलाके पर होगा, क्योंकि प्रशासन उन इलाकों के लोगों को वहाँ से हटाने की, उनको थोड़ी ऊपर हिस्से में पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। और ये सब कुछ संभव है सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर्स से। आपको बताएं कि पहाड़ों पे सिर्फ एक मेन रोड होती है और उसी मेन रोड से कनेक्टेड गांव होते हैं, कोई वैकल्पिक रोड नहीं होती है आमतौर पर। तो जो मेन हाईवे है वो हाईवेज किस तरीके से कनेक्टेड हैं, पहले उनकी भी पड़ताल की जाएगी, क्योंकि वहां तक राहत सामग्री पहुंचाना, लोगों तक पहुंचना तभी संभव है जब मेन रोड ठीक होगी। मलारी जाने वाला जो रास्ता है 65 किलोमीटर का, वो तो बीआरओ ने बहुत चौड़ा बनाया। अभी कुछ महीनों पहले जब मैं गया था तो काफ़ी रोड बन गई है। लेकिन मलारी से जो बाड़ा होती जाती, यानी कि चीन का बॉर्डर है, बाड़ा होती तक का 40 किलोमीटर का रास्ता बहुत ख़राब है और आईटीबीपी और आरबीके कैंप से, लेकिन वहाँ पे सिविलियंस नहीं रहते हैं। तो ऐसे में तपोवन और उसके आसपास जो नीचे का इलाका है उसको खाली कराना, लोगों को आइडेंटिफाई करना। और मजदूर चूँकि मिसिंग बताए जा रहे हैं 150 के आसपास, लेकिन हो सकता है, हम इस बात को कंफर्म नहीं करते, लेकिन ये संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि वो इलाका ऐसा है कि लोग जो मजदूर हैं वो छोटे छोटे टेंट्स लगाकर और टीन शेड के एक अपना झुग्गी बना करके रहते हैं। टीन शेड लगाते हैं क्योंकि हवा बहुत जोर की आती है और बर्फ़ आता है, तो ऐसे ढलान बना के टीन शेड लगाते हैं और उन टीन शेड्स में रहते हैं। तो उन टीन शेड्स में रहने वाले एक शेड के अंदर कितने मजदूर हैं ये लोकल ही लोग जानते हैं जो वहाँ पे रहते हैं, बाकी नहीं जानते। तो ऐसे में लोगों की ठीक संख्या पता कर पाना बहुत मुश्किल है। और फिलहाल हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स को लगाया जा रहा है, जिला प्रशासन है, लोकल पुलिस है और साथ ही जो लोकल गाँव के लोग हैं उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश हो रही है। एक बात और आपको बताएं, तपोवन वो जगह है जहां तक नेटवर्क आता है, मोबाइल नेटवर्क आता है। तपोवन के बाद मलारी तक मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता है, आपका फ़ोन काम नहीं करेगा। ऐसे में उस इलाकों के लोगों से संपर्क करने का फिलहाल सिर्फ और एक जरिया है, वो है वहां तक पहुंचना। तो अगर वो सड़क ठीक होगी तो वहां तक लोगों तक पहुंचा जा सकता है, नहीं तो तपोवन के आगे मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है, किसी से संपर्क नहीं हो सकता है। तो ये सारी कोशिशें हैं कि चॉपर्स के ऊपर से देखा जाए मौसम किस तरह का है। जो उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है रणवीर, स्थानीय प्रशासन उन कम्युनिकेशन नेटवर्क से ही बात करेगा। तो ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई शुरू है, लेकिन इसमें जान माल की क्या क्षति है वो समय के बाद ही पता चलेगा, कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक एक्स्ट्रा टीम्स की ज़रूरत है, एनडीआरएफ की 3 से 4 टीमों को हम लोग रवाना कर रहे हैं और मैं अभी उसी तैयारी में हूँ कि हिंडन एयरपोर्ट से हम लोगों का एयरलिफ्ट हो जाए और जल्द से जल्द वहाँ टीमें देहरादून पहुँच के और देहरादून से आगे जोशीमठ के लिए रवाना हो जाए। तो एनडीआरएफ की तरफ से आप सुन रहे थे कि किस तरह से अलर्ट एनडीआरएफ भी है और अलर्ट न सिर्फ अलर्ट है बल्कि एनडीआरएफ की टीम भी रवाना हो गई है। हमारे साथ रणवीर लगातार हमारे साथ बने हुए थे। रणवीर, जोशीमठ मलारी हाईवे को नुकसान हुआ है, ये अभी हमारे साथ जो एडीएम जुड़े हुए थे उन्होंने जानकारी दी है। इसके अलावा ऋषिगंगा बांध टूटा है, ये भी उन्होंने पुख्ता तौर पर बताया। बीआरओ का एक पूरा पुल था, हैवी पुल, वो टूटा है और इस हिसाब से अगर पूरा का पूरा सड़क यातायात ठप है इलाके में तो रेस्क्यू ऑपरेशन हवा से होगा, यानी कि एयर लिफ्ट किया जाएगा, जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी मदद से ही होगा।
पहाड़ में मौसम कब खराब हो जाए और अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू कितनी तेजी से चले, बहुत मुश्किल है कहना। देखिए, अभी 2 दिन पहले मुझे वहाँ के लोकल सोर्स ने कुछ वीडियोस भेजे थे जिसमें मलारी के पास बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और बीआरओ के लोग जेसीबी लगाकर और बाकी जो अपनी मशीन्स होती है वो लगाकर बर्फ़ हटा रहे थे। यानी ऊपर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और जो मलारी से ऊपर का इलाका है उस इलाके में भी बर्फ़बारी कुछ दिन पहले हुई थी, तो वहाँ से बर्फ़ हटाने का काम चल रहा। अब जो मैंने बात अभी कही थी कि जोशीमठ से तपोवन होते हुए जो मलारी का रास्ता है वो 65 किलोमीटर का रास्ता है, वो रास्ता बीआरओ ने काफ़ी चौड़ा बनाया है, लेकिन तपोवन के बाद मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है। लोकल अपने जो प्रशासन जैसे संपर्क कर पाएगा अब, तो अभी फिलहाल संपर्क करना गांव वालों से बहुत मुश्किल है। और आपको बताएं कि जो गांव है वो हाईवे से कुछ गांव ऐसे हैं जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर मौजूद है, मतलब 100 मीटर का एक रास्ता है जो कनेक्टिंग रोड है और वहाँ से गांव कनेक्टेड हैं। यानी कि जो नदियों का लेवल है और गांव का लेवल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर का फ़र्क होगा। तो ऐसे में सबसे पहले उन गाँव को वेकेट करना ही प्रशासन की चुनौती है। मैं जब वहाँ इस इलाके में गया था तो मुझे याद है एक शादी थी और शादी जिस गाँव में थी वो बिल्कुल नदी से पास में गाँव था, तो यानी कि अगर वहाँ पे पानी बढ़ता है मलारी के पास से तो उस गांव को नुकसान हो सकता है। और उस इलाके में अगर फ़ोन नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो लोगों को अलर्ट करना, हटाना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होती है हेलीकॉप्टर्स की, अगर मौसम ख़राब हो तो। आप होगा कि केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो चॉपर्स का मूवमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा था कई बार कि मौसम ख़राब है, और इस वक्त अगर मौसम थोड़ा भी ख़राब होता है तो लोगों को वहाँ पे हेलीकॉप्टर लेकर जाना और लोगों को रेस्क्यू करना प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में जो विकल्प है फिलहाल ज़िला प्रशासन के पास वो सबसे बड़ा अभी हेलीकॉप्टर ही है और वो लगाया गया है। एसडीआरएफ के लोग वहाँ पहुँचेंगे। और आपको बताएं कि अगर मेन रोड ख़राब है तो मेन रोड ख़राब होने के बाद दूसरे गांव में यानी आगे मलारी की तरफ पहुंचने के लिए आपको पहाड़ों पर चढ़ना होगा, और वो पहाड़ ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे हैं। आमतौर पे आप जो तस्वीरें पहाड़ की देखते हैं वो पहाड़ ऐसे स्लैंट होते हैं, लेकिन जो मलारी वाला रास्ता है उसमें बिल्कुल जो पहाड़ हैं वो सीधे हैं और इन सीधे पहाड़ों को काट काट के रोड बनाए गए हैं। तो उन सीधे रास्तों से अगर रास्ता कट जाता है, रोड डैमेज हो जाती है तो आगे बढ़ना भी बहुत मुश्किल है। तो फिर पीछे से कई किलोमीटर लंबा पहाड़ के ऊपर से मूवमेंट करके जाना ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और ऐसे में अगर डैमेज हुआ है बांध, अगर वहाँ पे रोड डैमेज हुआ है तो गांव वालों से संपर्क करना प्रशासन के लिए मुश्किल होगा। और फिलहाल हेलीकॉप्टर्स, और आपको एक चीज़ और बताएं कि वहाँ पे जो जोशीमठ है वहाँ मेरे ख्याल 3 हेलीपैड पहले से बने हैं, प्रशासन ने अलर्ट के लिए बनाया है। और मलारी के पास में जो एयरबेस जो कैंप है आईटीबीपी और आर्मी का, वहाँ पर भी हेलीपैड है, लेकिन बीच में जो 65 किलोमीटर का रेंज है उस इलाके में शायद हेलीपैड नहीं होगा। ऐसे में उतारना उन इलाकों में थोड़ा सा मुश्किलात आ सकती हैं। तो फिलहाल प्रशासन अपनी ज्योग्राफी वो ज़्यादा समझता होगा। हम चूँकि वहाँ पे विजिटर रहे हैं, रिपोर्टिंग करने गए हुए हैं, इसलिए हम बता सकते हैं कि कई इलाके ऐसे हैं जो सीधी पहाड़ियाँ होने से रास्ते वहाँ से निकल पाना विकल्प नहीं होता है वहाँ पे। तो फिलहाल हेलीकॉप्टर्स लगाए गए और कोशिश है कि लोगों को संपर्क किया जाए, निकाला जाए, और जो नीचे के गांव के लोग हैं उन लोगों को सबसे पहले ऊपर के इलाकों में पहुंचाया जाए, ताकि अगर फिर से कोई बादल फटता है, बारिश होती है तेज़ और पानी का बहाव तेज़ होता है तो लोगों को सबसे पहले बचाया जाए। तो ये प्रायोरिटी है, इसकी कोशिश चल रही है। मुख्यमंत्री समेत जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो भी लगा हुआ है। तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी को जो भी लोग समझते हैं वो जानते हैं कि पहाड़ों पर पानी जिस तरीके से फ्लो में आता है वो फ्लो इतना डैमेजिंग होता है कि घर तहस नहस हो जाता है। और 2013 में भी हमने वो तस्वीरें केदारनाथ की आपदा में देखी। रणधीर, पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में बाढ़ आना या नदी का बहाव अचानक से बढ़ जाना अलग अलग फर्क होता है। मैदानी इलाके का इंसान अगर अलर्ट पर है तो वो भाग जाएगा, किसी दूसरे इलाके में चला जाएगा जहां पानी नहीं है। पहाड़ के हिस्से में, और वो भी इतने भीषण हिस्से में जहां बर्फबारी भी हो रही है, जहां पर वैसे भी रोड कनेक्टिविटी अगर एक तरफ से टूट गई, क्योंकि 2 वे नहीं होता है, एक ही सड़क होती है, उसमें दोनों तरफ का ट्रैफिक चलता है। अगर वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए कि मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करेंगे, इसके अलावा रोड संपर्क टूट जाए। अब देखिए, आप वक्त 1:30 बज रहा है, पहाड़ में 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। मौसम वहाँ वैसे ही अच्छा नहीं है, तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन जो 150 लोगों के गायब होने की है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन और वक्त ले सकता है। इसीलिए ये बहुत भीषण आपदा तब्दील हो सकती है। क्या क्यों आई तबाही, पहले हम आपको समझाते हैं। ग्लेशियर फटने का मतलब बर्फ की झील गुब्बारे की तरह फूट पड़ना होता है। पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ये झील जो होती है, जो ग्लेशियर के अंदर बनी होती है, वो फूट जाती है और जो पानी होता है बिखर कर बाहर निकलता है और उसके बाद आगोश में आगे बढ़ता है। एक ग्लेशियर में लाखों क्यूबिक पानी होता है, लाखों क्यूबिक पानी।
पूरा पानी बाहर आने में कई दिन लग जाते हैं। एक गुबार तो फूटता है पानी का, ग्लेशियर जब फूटता है तो, लेकिन धीरे धीरे पानी रिसता है ग्लेशियर से, क्योंकि 15,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर ये आगे बढ़ रहा है तो ग्लेशियर फटने का मतलब बर्फ की झील का एक छोटा हिस्सा फटना है। उसके बाद जो पानी निकलता रहेगा वो और मुश्किल पैदा करेगा। और रणवीर, यही तो हम बताने की, समझाने की कोशिश करें दर्शकों को कि पानी जो आ गया है ये तो मुसीबत है ही, जो पानी पीछे से अभी आता रहेगा कई घंटों तक, मुसीबत वो भी है। देखिए, मैं अभी ये बात बता रहा था, शहरों में जैसे एक मोहल्ला है और 4 सड़कें हैं या 3 सड़कें हैं, एक सड़क बंद भी हो जाए तो 2 रास्तों से आ सकते हैं। पहाड़ों पर ऐसा नहीं होता। पहाड़ों पर जो मलारी रास्ता है या जो कर्णप्रयाग से जोशीमठ का रास्ता है वो बहुत चौड़ा है और वहीं से कनेक्टिंग रोड्स होते हैं गाँव के। एक रोड कटा तो आप गाँव से संपर्क में नहीं रह सकते और पहाड़ पर पैदल चढ़ के आप विकल्प होता है जाने का। लेकिन फिलहाल मलारी का जो रोड है वो चौड़ी रोड बनने के आपके बाद पास भी रणवीर, पौड़ी से हमारे साथ एसडीएम रविंद्र बिष्ट जी जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी जो हमें सूचना मिली है, ऋषिगंगा डैम जो चमोली में फट गया, उससे जो डाउन स्ट्रीम है हमारे जितने शहर हैं, कर्णप्रयाग हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, श्रीनगर हो गया, इवन हरिद्वार तक, उसमें जलस्तर बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे हमें सूचना प्राप्त हुई, हमने नदी तट में जितने हमारे मजदूर चाहे वो रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़े हो, उन सबको हमने नदी तट से हटा दिया है। पर रह रहे लोगों को हमने अलर्ट मोड में कर दिया। हमारी एक एसडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड में है, हमारे साथी बनी हुई है, और जहां पर ये जुड़े से हमारी अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनी, वहां से हम जलस्तर को मॉनिटर कर रहे हैं लगातार। हमारे पास 3 मीटर का क्वेश्चन है कि अगर 3 मीटर जलस्तर बढ़ता है तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा, ना हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट को होगा और ना ही जलस्तर इतना बढ़ेगा कि किसी कैजुअलिटी की संभावना बने। रविंद्र जी, श्रीनगर डैम को कोई नुकसान हो सकता है क्या? कोई खतरा श्रीनगर डैम को? अभी तक कोई खतरे की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे वहाँ बैठे हुए हैं और 3 मीटर का हमारे पास क्वेश्चन है। अभी हम 604.5 हमें डेंजर लेवल होता है, वो बहुत ही अभी ऊपर है। जलस्तर हमारा नीचे चल रहा है, तो कोई भी ऐसी संभावना नहीं कि डैम को कोई नुकसान हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र जी, आप जुड़े हमारे साथ। श्रीनगर डैम को कोई नुकसान नहीं होगा। और इस बीच एक राहत की खबर आ रही है। राहत की खबर एबीपी न्यूज को जो मिल रही है वो ये है कि अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है, जो इस वक्त भीषण स्थिति में पहुंच गया था, वो अब पहले से बेहतर हो गया है, सामान्य हो गया है। बड़ी खबर एबीपी न्यूज को मिल रही है, अलकनंदा नदी का बहाव अब सामान्य हो गया है। नंदप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी निकलती है, इसका बहाव अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया था और वो बहाव आगे बढ़ रहा था, लोगों को डरा रहा था। लेकिन अब जो राहत की बात यह है कि यहाँ पर स्थितियां अब थोड़ी सामान्य हो रही हैं। ये मुख्यमंत्री के द्वारा ट्वीट कर दी गई जानकारी थी जो हमने आपके सामने रखी है, लेकिन तपोवन में बैराज को काफी नुकसान हुआ है, ये लगातार आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा ऋषिगंगा बांध टूटा है, इस बारे में अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। तमाम जितने लोग हमारे साथ, चाहे एडीएम हो, चाहे एसडीआरएफ के लोग हों, चाहे खुद मुख्यमंत्री हो, इस बारे की पुष्टि कर चुके हैं कि जान का नुकसान हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री बहुत शुरुआती दौर में कुछ कहने से बच रहे थे, लेकिन अब साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि 150 से ज्यादा लोगों के गायब होने की खबर तो एसडीआरएफ ने स्थानीय प्रशासन को दी है। इसके अलावा ये आंकड़ा क्या और बढ़ सकता है, क्योंकि हालात खास तौर पर उस इलाके में जहां पर ग्लेशियर टूटा है वहां अच्छे नहीं है। रेडी गांव के पास की घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिक्कत यह है कि ना फोन नेटवर्क काम करते हैं, वहां पर अगर सड़क का संपर्क टूट गया है तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन हवा के अलावा, एयरलिफ्ट करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बनता, क्योंकि पहाड़ में जो सड़कें होती हैं वो एक सड़क होती है जिसमें दोनों तरफ का ट्रैफिक चलता है। अगर एक सड़क प्रभावित भी हो गई तो फिर मुश्किल हो जाता है कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन करना। तो अभी जो स्थिति है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर जानकारी दी है, नदी का बहाव तेजी से अब कम हो रहा है। नंदप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी का बहाव अब सामान्य हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे के जो जिले हैं, चमोली से आगे के जो जिले हैं, जो धीरे धीरे आगे बढ़कर ऋषिकेश की तरफ बढ़ेंगे, उन इलाकों के लिए एक तरह से राहत की खबर दे रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि वो जो 150 लोग गायब हैं, जहां पर ग्राउंड जीरो पर, जहां पर ग्लेशियर फटने के बाद ये हालात पनपे, क्या उनकी संख्या और बढ़ सकती है? क्योंकि 150 जो संख्या हमने एसडीआरएफ से ली आधिकारिक तौर पर एबीपी न्यूज पर, वो शुरुआती थी। वो शुरुआती तौर पर 150 लोगों की एक तरह से पुष्टि, उनके गायब होने की पुष्टि एसडीआरएफ ने एबीपी न्यूज पर की, लेकिन ये संख्या अभी आगे और बढ़ सकती है। चमोली जिले के रेडी गांव के ग्लेशियर टूटने के
बाद पार प्रोजेक्ट ऋषिगंगा को बहुत नुकसान हुआ है। कोई तो ये भी कह रहा है, हमारे साथ जो स्थानीय हमारे दर्शक पूरन जी जुड़े हुए थे कुछ देर पहले, उन्होंने ये कहा कि बकायदा ऋषिगंगा पार प्रोजेक्ट वॉश आउट हो गया है, पूरा का पूरा पार प्रोजेक्ट अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया है ये पानी का गुबार। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी अभी ट्वीट किया है उत्तराखंड त्रासदी पर। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आया है, आपको हम दिखाते हैं। हादसे पर मुख्यमंत्री से बात की है गृह मंत्री अमित शाह ने, ट्वीट कर जानकारी दी है कि हादसे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मैंने बात की है। आईटीबीपी और एनडीआरएफ के डीजी से भी गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस बारे में जानकारी दी ट्विटर पर। उन्होंने लिखा कि न सिर्फ मुख्यमंत्री से मैंने बात की है बल्कि आईटीबीपी और एसडीआरएफ से भी इस बाबत बात की गई है। हादसे पर मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, गृह मंत्री जानकारी दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ देर पहले एबीपी न्यूज के साथ जुड़े थे, उन्होंने भी कहा था कि गृह मंत्री से भी मैं बात करने वाला हूँ। इसके अलावा अभी मैं खुद पूरे इलाके का जायजा लेने के लिए जा रहा हूँ। धौलीगंगा ग्लेशियर की तबाही के साथ तपोवन बैराज को भी काफी नुकसान हुआ है, प्रशासनिक टीम वहां पर भी मौजूद है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा की सूचना के संबंध में मैंने मुख्यमंत्री से बात की। गृह मंत्री अमित शाह आगे लिखते हैं, डीजी आईटीबीपी, डीजी एनडीआरएफ से भी बात की है, सभी संबंधित अधिकारी लोगों को सुरक्षित करने, आगे गृह मंत्री लिखते हैं, लोगों को सुरक्षित करने में युद्ध स्तर पर काम में है। एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य के लिए निकल गई हैं। तो केंद्र की वो टीमें जो कि निकल गई हैं उसकी जानकारी अमित शाह दे रहे हैं। देवभूमि को हर संभव मदद दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट, वो एजेंसियां जो केंद्र के अधीन आती हैं, जो गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं, उस पर जानकारी देते हुए गृह मंत्री की आईजी से भी बात हुई है, माफ कीजिएगा डीजी से बात हुई है आईटीबीपी के, और इसके अलावा एसडीआरएफ से भी बात हुई है। केंद्र से जो मदद होगी देवभूमि को दी जाएगी और कई टीमें मदद के लिए निकल भी चुकी हैं। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत ऊपर से नीचे आ रहे गुबार को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि शायद इस गुबार की चपेट में नहीं आए हैं, लेकिन वहां जहां ये गुबार हुआ, जहां ये ग्लेशियर फटा और उसके बाद 150 लोगों के गायब होने की खबर है, वहां जहां ऋषिगंगा पार प्रोजेक्ट के वॉश आउट होने की खबर है, वहां जहां बीआरओ का एक हैवी पुल पूरी तरह से बह जाने की खबर है, वहां जहां ये जानकारी मिल रही है कि जोशीमठ मलाड़ी हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया है, वहां की तस्वीरें अब तक नहीं आई हैं क्योंकि वहां न मोबाइल फोन के नेटवर्क काम करते हैं, वहां का सड़क संपर्क टूट चुका है। वहां केवल रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए ही, जब वहां हेलीकॉप्टर्स पहुंचेंगे, अगर हेलीकॉप्टर्स पहुंच गए हैं तो ही वहां की तस्वीरें हम निकाल कर आपको दे सकते हैं, वहां की तस्वीरें आ सकती हैं। तो आप सोचिए कि तस्वीरें वहां की हैं जहां भीषण तबाही, असल तबाही हुई भी नहीं है, वहां जहां असल में ग्लेशियर फटा है, वहां जहां एक तरह से पूरा का पूरा पार प्रोजेक्ट वॉश आउट होने की खबर है, वहां की तस्वीरें जब आएंगी तो वो कितनी भयानक और कितनी ज्यादा डरावनी हो सकती है। ये लोग हैं जो सैलानी भी हो सकते हैं, स्थानीय लोग हो सकते हैं, जो खड़े होकर देख रहे हैं कि नीचे कितनी तबाही मची है। ये लोग तबाही की इस पानी के गुबार से बहुत दूर है, इसीलिए हमारे साथ अब जोशीमठ से राकेश जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, आप जोशीमठ में होटल चलाते हैं, आपने क्या देखा? हेलो हेलो राकेश जी। जी जी हेलो राकेश जी, आप जोशीमठ में होटल चलाते हैं, आपने क्या देखा? जी मैम, अभी सुबह 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पे जी जी राकेश जी बोलिए। अचानक से ब्लास्ट हुआ और पूरा धुआं हो गया जी, और अचानक से वो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है रेणी में, वहाँ पे फ्लड आया, काफी लोगों की जाने की सूचना है वहाँ पे से ना, पुल वगैरह सब टूट गए जी। के बाद राकेश जी, आप बता रहे हैं कि सुबह 8:30-9 बजे के आसपास आपने ये आवाज सुनी? जी जी जी, क्योंकि स्थानीय प्रशासन द्वारा हमारे पास ये जानकारी है कि 10 बजे हुआ है। वो लोगों को लेट पता चला ना, इसलिए पहाड़ी इलाका है जी, नेटवर्क पे नहीं रहा होगा तो एकदम 10 बजे तक सबको पता चल गया था। मतलब ये तबाही 8:30 बजे की थी? 8-9 बजे के 9-10 के बीच ही मान के चलो जी। राकेश जी, आपने अपने सामने क्या देखा? मैम देखा क्या, वो पानी आ रहा, पूरा फ्लड आ रहा, लोग बह रहे हैं, कई चीजें पुल वगैरह सब बह गए, डैम पूरा जो इनका एनटीपीसी का डैम था पूरा फ्लड हो गया, पुल बह गए, लोग दब रहे हैं, मशीनें वगैरह उनकी जेसीबी वगैरह सारी
सारी चीजें बह गई हैं। अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कितने लोग मिसिंग हैं, क्या है, कुछ पता नहीं चल पा रहा। आप लोग जहां पर हैं वो जगह सुरक्षित है राकेश जी? जी 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 राकेश जी, इसके अलावा कितने लोग आपने अपने सामने बहते हुए देखे? ये हम लोग तो लेट गए थोड़ा दूर से, हाँ। लेकिन अब एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा, लेकिन 200 से 250 लोगों की बात हो रही है। 200 से 250 आप कह रहे हैं? जी जी जी, दोनों प्रोजेक्ट में। जी ठीक है। अच्छा, ये जानकारी क्या आप दे सकते हैं कि ऋषि गंगा के बारे में तो हर कोई ये कह रहा है कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान हुआ है, धौली गंगा को लेकर कोई जानकारी आप दे सकते हैं? धौली गंगा ठीक है, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट वाला पूरा खत्म हो गया, वो बिल्कुल नामो निशान मिट गया उसका। आप ये कह रहे हैं कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट वॉश आउट हो गया, नामो निशान मिट गया है? जी जी जी, पूरा वॉश आउट हो गया जी। मतलब इसका मतलब कितने लोग बह सकते हैं ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में, क्योंकि काम भी चल रहा था, आपके हिसाब से कितने लोग काम करते होंगे वहां रोज सुबह? जो अभी बात हुई तो 30-40 लोगों की बात हुई है अकेले ऋषि गंगा। और उस इलाके की रिहाइश कैसी है राकेश जी? उस इलाके में कितने घर हो सकते हैं जहां पर असल में ग्लेशियर टूटा है? घर तो बच गए थे सारे, घर से नीचे नदी का थोड़ा नीचे है। ठीक है, घर तो बच गए जी, घर बचे हैं, चलिए अच्छी बात है, ये राहत की बात है कि क्योंकि पावर प्रोजेक्ट वॉश आउट हुआ है तो पावर प्रोजेक्ट में जितने लोग काम कर रहे होंगे उनको नुकसान हुआ है, लेकिन घरों से नदी दूर थी। चले गए जी, वो लोग